नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में। तो अगले साल की शुरुआत में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। ऐसे में इन 5 राज्यों में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल चरम पर है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हुई है और राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों, सुन लो, आज जोर शोर से राम मंदिर बन रहा है, कोई रोक सके तो रोक ले। अमित शाह ने कहा कि प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के लिए सालों तक संघर्ष हुआ, लोगों ने राम के लिए बलिदान दिया। 75 साल पहले सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया है। शाह ने आरोप लगाया और कहा कि सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण रोकने के लिए बहुत कोशिश की। कार सेवकों और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, सुन लो, आज जोर शोर से राम मंदिर बन रहा है, कोई रोक सके तो रोक ले। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सपा एमएलसी पम्मी जैन और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह तो बहुत पहले से तय था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जब भी यूपी में कोई कार्यक्रम होता है तो इनके नेता दिल्ली से आयकर और अन्य विभागों को साथ लेकर चलते हैं और यहां आकर विरोधियों के घर छापेमारी करवाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कन्नौज के साथ भेदभाव किया है। यह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ जिला है, इसलिए यहां के सभी विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहां होगी, उन्हें हार सताने लगी। जब से हार सताई है, दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए और ये नेताओं का आना रुकेगा नहीं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है। इनकी जो रैलियां हो रही हैं, उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान, ये चुनाव लड़ रहे हैं। समाज मित्रों, आजादी के वक्त हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण किया था, याद रखिएगा, 75 साल पहले। और 75 साल के बाद आज हम सब, देश के सभी लोग और करोड़ों विदेशों में बसते सभी श्रद्धावान लोग सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का शिला पूजन करने का काम किया है, इसका भूमि पूजन किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा, बसपा, कांग्रेस जब भी शासन में रहे, ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है?
राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? वो सब होने के बावजूद आज आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सके। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोक। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अभिनव जैन जी, समाजवादी पार्टी से संजीव चौधरी जी, कांग्रेस से राकेश सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों को माफ कीजिएगा, आप चारों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहला सवाल विराज, सबसे पहला सवाल आज मेरा आपसे जैन साहब, यह बताया जा रहा है कि राम मंदिर आके रुकवा लिया जाए, ये धर्म वाली राजनीति आज आप फिर से ले आए? देखिए, धर्म वाली राजनीति कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं के नेता थे जिन्होंने कारगिल पे कमेंट किया था एक बार कि अगर कारगिल किसी ने जीता है तो मुसलमान सोल्जर ने जीता है, हिंदू सोल्जर ने नहीं जीता। अगर इस तरह की राजनीति अगर कोई करता आया है तो समाजवादी पार्टी करती आई है। आप मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी सरकार और योगी सरकार के अंदर सभी बेनिफिट, सभी लाभों को अगर लिया गया है तो सभी जात और सभी धर्मों के लोगों ने लिया है। उसके लिए कहीं वंशवाद, कहीं जातिवाद, कहीं धर्मवाद नहीं है। यहां खुलकर जो है पूरी डेवलपमेंट और विकास के ऊपर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही था कि आपने मंदिर अयोध्या के अंदर आपने बच्चों को नहीं देखा, आपने स्त्रियों को नहीं देखा, आपने डंडे चलवा दिए? ये क्या सही था? क्या ये जायज था? ये नहीं था। आप जो है आज जब राजनीति का, आज जब चुनाव का समय आ रहा है तो आप राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, अब हिंदूवाद का समय, आप हिंदूवाद की बात उठा रहे हैं। क्या ये सही है? ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही रास्ते पे चलती आई है। वो हिंदूवादी पार्टी जितनी भी है सबके सामने है, विकास को सबके लिए लेके चले हैं, राष्ट्रवाद को सबके लिए लेके चले हैं, विकास को सबके लिए लेके चले हैं, विश्वास को सबके लिए लेके चले हैं और हर तरह से हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, रहेगी और है और हमेशा रहेगी। ठीक है। संजीव चौधरी जी, रेड के ऊपर आपके मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता दिल्ली से आते हैं तो वहां से ईडी, सीबीआई वगैरह ये सब लेके आते हैं। आपका गठबंधन पार्टियों के साथ है लेकिन इनका सेंट्रल एजेंसीज के साथ है। अगर किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई छापा पड़ रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो क्या दिक्कत है? इससे पहले पीयूष जैन पे पड़ा, आपने कहा कि हमारे व्यक्ति नहीं है, ये तो इन्हीं के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी विरोध के सुर आपके ही रहे। आज आपकी पार्टी से जुड़े हुए एमएलसी के ऊपर छापा पड़ रहा है। भाई अगर कुछ गलत नहीं किया होगा तो मामला पाक साफ निकलेगा। मानहानि का तो एक ऑप्शन बचा रहता है ना। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम पहले भी कह चुके हैं कि ये झूठ बोल के जो पीछे सत्ता में आए थे, जनता अब जाग गई है इनकी गलत नीतियों से। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी में है इस टाइम। इनका पूरा केंद्र का नेतृत्व बड़ी परेशानी में दिख रहा है, बड़ी उथल पुथल में दिख रहा है। ये सोच रहे हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी को सबको कैद कर दो। इनका चले तो ये पूरी समाजवादी को कैद कर दे। अगर इनकी बस में आ जाए तो समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को नजरबंद कर देंगे, ये निकलने ना दें घर से बाहर। लेकिन जो आम जनता है, उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, वो समझ चुकी है
वो जान चुकी है इनकी इनके इनके झूठे लुभावने में अब आने वाली नहीं है। इनकी रैलियां देख लीजिए आप, इनकी रैलियां फ्लॉप हो रही हैं। ये तरह तरह का आरोप लगा करके, और ईडी और सीबीआई तो इनके बिल्कुल, ये तो उससे तो बिल्कुल समझिए कि इस तरीके से दिल्ली से चलते हैं और उसको साथ लेके आते हैं। ये बिल्कुल सही कहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी तय कर लें, जो रास्ते पे कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, फूल कोई नहीं देगा। ये भी ये तय कर लें। अगर समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर परेशान किया जा रहा है, भोले वाले हमारे जो उत्तर प्रदेश में जनता है उसको तो परेशान इन्होंने किया ही है। आप किसानों पे देख लीजिए, किसानों ने अपने हक की बात की तो उनको इन्होंने चोर और गलत और आतंकवादी तक कह दिया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। युवाओं ने अगर नौकरियां मांगी तो युवाओं को इन्होंने कहा कि आपको ठोक दिया जाएगा, आपके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, आप अपने घर पे रहिए। अगर किसी ने पेट्रोल बढ़ने की बात की कि इसको घटा दीजिए, कई धरने प्रदर्शन की बात की तो उन पे मुकदमे लगा दिए। तो ये तो एक तरीके की तानाशाही, उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही सरकार चल रही है, जो कि मैं नहीं, ये आम पब्लिक कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी सरकार है। अंग्रेज जैसी अंग्रेजी हुकूमत थी उससे कहीं डबल ये लोग बर्ताव कर रहे हैं हमारी पब्लिक के ऊपर, हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर। महिलाओं का चीरहरण होता है, उन पे इनका केंद्रीय मंत्री कुछ नहीं कह पाता। ठीक है, आते हैं उन तमाम विषयों पर आते हैं। ठीक है, अभी अखिलेश यादव जी ने आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस विषय पर, उस पर रहेंगे। आते हैं सेकेंड राउंड में आपके पास आते हैं राकेश सिंह यादव जी। अमित शाह जी ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर विपक्षी दलों की सरकार आ गई, उसमें सभी शामिल हैं, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो राम मंदिर का काम रुक सकता है। ये वो एक संदेश देना चाह रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी राकेश जी। देखिए, बहुत आश्चर्य होता है कि मोदी जी के जो मैनेजर हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, वो खुले मन से ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर भाजपा बनवा रही है। कैसे? क्या वो न्यायाधीश बन गए? इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार राम मंदिर बन रहा है, तो इसमें भाजपा का क्या योगदान है? क्या आपने न्यायाधीश को बोला था कि निर्णय इस पक्ष में करो? और अगर नहीं बोला था तो ये तो मुकदमा सालों से चल रहा था। दूसरी बात, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र कर रहे हैं, शाह साहब ये भूल जाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे। उनको बोलना चाहिए बार बार और याद रखना चाहिए, जिनका वो पूजन कर रहे हैं वो गृह मंत्री कांग्रेस के थे, जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, उनका अनुसरण कर रहे हैं। तो कांग्रेस का नाम लेना ना भूलें, सम्मान उनका नाम लेंगे, कांग्रेस के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरी बात, राम मंदिर की जो जन्मभूमि का ताला खुलवाया था राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, ये क्यों भूल जाते हैं? वो भी इनको बोलना चाहिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रख रहे हैं वो नेहरू जी को भूल रहे हैं, और जब ताला राजीव जी ने खुलवाया वो भी भूल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मंदिर हम बनवा रहे हैं। अरे आप कौन बनवाने वाले? अगर आप बनवा सकते तो दंगे क्यों कराते? मस्जिद तोड़ने के दंगे क्यों होते? इतने लोग मारे क्यों जाते? अगर आप नियम से मंदिर बनाते। निर्णय कितने साल बाद हुआ? उस रथ यात्रा के, वो पूरे विंध्योत्सव के 6 दिसंबर की जो घटना है उसके 15-20 साल बाद निर्णय हुआ। क्यों हुआ ऐसा? भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ताकतवर होती तो वो खुद ही निर्णय करा देती। ये तो न्यायालय से निर्णय हुआ, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत निर्णय हुआ। अब इसका श्रेय बीजेपी मंदिर बना रही, बीजेपी नहीं बना रही है, ये देश के सारे नागरिक मिलकर बना रहे हैं। जो निर्णय हुआ है वो सर्वसम्मति से सभी धर्मों को स्वीकार है। अब इसमें शेर बनना और अपने नाम पे पोतना, ये बहुत छोटी मानसिकता है गृह मंत्री की, उससे बाहर आना चाहिए। इसकी जगह उनको ये बताना था कि यूपी में कितने लोगों को रोजगार दिया, ठीक है, कितने उद्योग धंधे लगा दिए, कितने स्कूल बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कोरोना मौतों का क्या हुआ, कितने लोगों को मुआवजा दे दिया। ये सब बातें छोड़ के एक कथावाचक जैसे भगवान श्री राम का लेके लोगों को ठग रहे हैं। ये अब जनता समझ चुकी है यूपी की। मैं नहीं समझता कि यूपी की जनता अब कभी इन लोगों को वापस चुनेगी, क्योंकि जो हालात यूपी के हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने लोग मारे गए कोरोना में, वो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जय श्री राम बोल के कब तक काम चलाएंगे? चलिए ठीक है, आगे आपकी बात है, सबको प्रसन्नता है। ठीक है राकेश जी, आते हैं आपके पास सेकेंड राउंड में, आगे आपकी बात। विश्वेंद्र कुमार जी, ये जो कहा जा रहा है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, और स्वयं गृह मंत्री जी आज ये बात यही संकेत दे रहे हैं कि सरकार बदल गई तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा, क्या रुक सकता है? नहीं पवन जी,
राम मंदिर का काम एक सिस्टम से हुआ, हमारा संविधान लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार जो नियम कायदे है उससे हुआ है, उससे होगा। आगे कोई ऐसा रुक नहीं पाएगा, ना किसी ने रोकने वाली बात आई है, कोई नहीं रोकेगा उसको, वो चलता रहेगा, पुनर्निर्माण होगा। चूंकि कोर्ट में था, कोर्ट से फैसला हुआ, एक सिस्टम के तहत बनाया जा रहा है, तो ये तो गलत बात कही जा रही है कि उसको रुक जाएगा, नहीं, ये तो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है, ऐसा संभव नहीं है। चूंकि पिछले इतिहास से लेकर आज तक और आने वाले समय में स्पष्ट है कि जो संविधान है हमारे देश में वही काम करता है, उसी तरीके का काम होगा। थोड़ा बहुत कहीं कोई उसका लाभ लेने की कोशिश करता है सत्ता पक्ष वाला, तो वो अलग बात होती है, जो लेना नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। दूसरी एक चीज जो अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का चुनावी वक्त पर दुरुपयोग कर रही है। देखो, जो केंद्रीय एजेंसी है उनको पहले से ही, कुछ सालों से ही पहले कांग्रेस पे आरोप लगते थे कि वो तोते के काम करती हैं, इनके तोते के रूप में काम करती हैं। तो ऐसे आरोप पहले कांग्रेस पे लगते थे, आज भारतीय जनता पार्टी पर। तो भारतीय जनता पार्टी इसको यूज कर रही है। हो सकता है क्योंकि जो पुष्पराज जैन जी है वो सामाजिक आदमी भी है, अच्छे काम भी करते हैं, तो इस समय उन पर छापेमारी किए गए, तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ रहा है। अन्यथा वो एक आदमी अच्छे भी हैं, काम ही अच्छे करते हैं। उनकी चर्चा हो रही है कि 18 उनकी कंपनियां हैं। अरे भाई, ये तो बिजनेस करते हैं जो लोग। अगर हम अंबानी की, अडानी की बात करेंगे तो उनके पास भी तो सैकड़ों कंपनियां हैं। तो कंपनी बनाने का एक नियम है हमारे देश में, उसके तहत कंपनी बनाई जाती है, उसके तहत काम होते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने काम किए। रही बात ये सिस्टम जो एजेंसी काम कर रही है, वो अपना काम करेगी, वो सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमें नहीं लगता कि पुष्पराज की कोई बड़ी ये मामला है। हाँ, क्योंकि रोशनी में बेचारे इसलिए आगे, वो समाजवादी इत्र के नाम से जो इत्र बना था, उनका नाम उससे जुड़ गया, तो इससे उन पे नजर रही, उसका मिसयूज हो रहा है। अन्यथा आदमी भी अच्छे हैं, एजेंसी अपना सही काम करेगी, तो इस पे कोई राजनीतिक मामला न ले। हम ये कहेंगे इसके बदले कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां, सभी जनता के हित में काम करने की कोशिश करे, विकास में काम करने की कोशिश करे। इसमें कोविड फैल रहा है देश में, तो उन एजेंसी को वहां लगा देना। पुष्पराज जी कहां जा रहे हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे चुनाव के बाद या कोविड के बाद। आज अगर वे कोविड के दौरान एजेंसियां वहां जा रही हैं, उनको भी तो कोविड हो सकता है, और उनके साथ जहां जा रही वहां कोविड हो सकता है, उनके द्वारा कहीं और कोविड हो सकता है। तो हम तो ये चाहेंगे देश हित में कि इस समय एजेंसियां सभी देश की जो कोविड की बीमारी फैली हुई है उसको रोकने में लगाई जाए, और इसके तुरंत बाद जब भी आप फुर्सत में इस काम कर ले, ना आप पे चुनाव का आरोप लगेगा और ना ही देश में कोविड जैसी स्थिति होगी। ऐसा कर लेना चाहिए सरकार को। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड तो है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की परिधि से निकल चुका है सारी पार्टियों की, और इसीलिए ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभिनव जैन जी, आखिरकार ये एक चीज मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आती कि चुनावी वक्त जब आता है उस वक्त पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत क्यों एकदम से कंट्रोल में आ जाती है, और दूसरी बात ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये एकदम से इतनी ज्यादा ओवर एक्टिव क्यों हो जाती हैं? कौन सा बूस्टर डोज मिल जाता है इनको? अभिनव जैन जी, देखिए, पेट्रोल जो है एक अपने आप में एक फ्री एंटिटी है, वो अपने आप रेट डिसाइड करते हैं, और इसका जो है सारा का सारा जो कनेक्शन है इसका अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड है। आप अगर देखेंगे तो इस समय खाली हिंदुस्तान में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके पैसे नीचे आए हैं, वो नीचे आया है। तो जब वो नीचे आएगा तो स्वाभाविक सा है कि वो नीचे जाएगा पैसा। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर ऊपर जाएगा तो पैसा ऊपर जाएगा। बीच में जो संजीव चौधरी जी आते हैं अपनी बारी पर, आप अपनी इनकी बात सुन लीजिए और जो फिर इनका जवाब केंद्र सरकार आ रहे हैं आपके पास। केंद्र सरकार जो काम कर सकती थी एक्साइज में छोड़ना और वक्त वक्त के ऊपर अपने टैक्सेस में छोड़ना, वो स्टेट गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है कि स्टेट अपनी तरफ से कितना छोड़ सकता है। जो मानव जाति के, हिंदुस्तानियों के, देश प्रेमियों के हित में जो काम कर सकती है सरकार, वो सरकार हमेशा करती रहती है। ठीक है। रही बात आपकी एजेंसीज की, तो अगर जो आदमी सही काम कर रहा है, जो गलत काम नहीं कर रहा है, जो लॉ में रह के काम कर रहा है, उसे किसी भी एजेंसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है। अगर गलत काम कर रहा है तो आज पकड़ा जाए या कल पकड़ा जाए, उसका पकड़ा जाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता का पैसा है। अगर वो काले तरीके से वो पैसा कहीं एक्यूमुलेट किया गया है, इकट्ठा किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं जनता से खींचा गया पैसा है। और हर एक का उसमें फर्ज बनता है, हर एक पार्टी का फर्ज बनता है कि सेंट्रल एजेंसीज के साथ खड़े होकर उनका समर्थन करे, उनका प्रोत्साहन करे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई कमी पेशी है तो कोर्ट है, उसके लिए अपील कर सकते हैं आप। जैन साहब, या तो आपने मेरी बात को समझा नहीं या आप समझना नहीं चाहे। उनका कहना यह है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजीव राय जी जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके यहां पर जब रेड डाली गई
तो परेशान करने के लिए डाली गई। सिर्फ 17,000 रुपए उनको कैश वहां पे बरामद हुआ। आपने दूसरी बार जब रेड की तो पीयूष जैन नाम के गलत आदमी आपके आदमी से जोड़ के देख रहे हैं कि वो तो आपके व्यक्ति थे, आपने कर दी। पी जैन को बैलेंस करने के लिए अब दोबारा से सही जगह रेड डाली गई है। देखिए ऐसा नहीं है, जब भी केंद्रीय एजेंसी जब भी किसी चीज को कहीं रेड करती है तो उनके पास सबूत होता है। एक काफी कई महीनों की, कई 6 महीने की, 1 साल की, 1.5 साल की उस पर वर्किंग होती है। वो वर्किंग आज नहीं चल रही है, वो वर्किंग पहले से चल रही होती है। और कब किस समय उनके पास पूरे सबूत इकट्ठे हो गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, अगर जो है वो काम सही है और वहां पे बहुत सारा पैसा धन मिला है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी को खुश होना चाहिए। वो इसका आदमी है, मेरा आदमी है, तेरा आदमी है, ये सारी बचकानी सी बातें हैं, ये इस बात से इनका कोई संबंध नहीं बनता। ठीक, चलिए संजीव चौधरी जी, देश में और खासकर अपने उत्तर प्रदेश में आस्था एक बड़ा विषय है, बहुत भावनाएं लोगों की मायने रखती हैं। अगर अभी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया और उसके बाद राम मंदिर का जब काम शुरू हुआ तो तमाम सभी पार्टियों ने कहा कि भैया राम तो सबके हैं, सबके हैं। ये आप तब कह रहे हैं जब वहां पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया। इससे पहले आप बताइए, क्या अखिलेश यादव जी, क्या माननीय मुलायम सिंह जी एक बार भी जब आप कह रहे हो कि राम तो सबके हैं तब उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे? आज की डेट में आप लोग बता दें कि आपकी पार्टी के इन उच्च नेताओं में से कितने लोग कितनी बार गए? संजीव चौधरी जी, पहले तो मैं जैन साहब का ये जवाब दे दूं, ये जो भी इन्होंने पेट्रोलियम के दाम बताए थे पेट्रोलियम के, वो अचानक बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, उसका तय है। इनको ये पूछिए कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और अगर 1 रुपया 50 पैसे अगर बढ़ जाता था तो इनके नेता सड़कों पे आके रोड जाम कर देते थे, तमाम दंगे कराते थे कि भैया ये बेसलेस बातें हैं। नहीं आते हैं, आपकी बारी में वो बोले थे, मैंने उनको तुरंत चुप कराया था। अपनी बारी पे बोलेंगे। हाँ संजीव चौधरी, जैन साहब अगर टाइम है तो और बोल लीजिए। नहीं संजीव चौधरी जी बोलिए, काफी बोलिए, कुछ है जवाब कहने दीजिए। के लिए, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन ये भी बताइएगा सड़कों पे आपने कितनी चालबाजी की इस देश के साथ। पहले सब्सिडी दे दी और आके वो सब्सिडी अब खत्म कर दी। कितने चालबाज हो आप लोग, आप ये नहीं समझ रहे। आप धर्म के नाम पे भटकाने वाले लोग, ये जनता समझ चुकी है, आपको यहाँ से भगाने वाली है। आपको थोड़ी तो शर्म अगर हो तो इस तरीके की बचकाना हरकत बंद कर दो, ये रास्ता आपको भी मिलेगा। ठीक है, जिस रास्ते पे मैंने पहले भी कहा, अगर कांटे बोओगे तो वो कांटे आपको भी काटने पड़ेंगे। ये रास्ता आपको भी, आपके नेताओं को भी देखना पड़ेगा। रहा दूसरा सवाल, आपने अभी कहा कि भाई ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, तो आपके जो पार्टी के विधायक या मंत्री या अन्य लोग हैं, उनके कितने लोगों पे आपने रेड पड़वाई? जरा बता दें हमें, जरा जनता को बता दें। क्या आपके विधायकों के पास पैसे नहीं है? क्या आपके नेताओं के घरों में पैसे नहीं है? 10, 20, 100, 200 तो मैं ही गिना दूंगा, जो भी मैं लिख के भेजता हूं। आप पढ़वाइए रेड, मैं लिख के भेजता हूं आपको, बताइए कहां भेजना है मुझे, मैं बताता हूं आपको, पढ़वाइए आप रेड। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अब तक संजीव जी। जी, मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आपकी पार्टी भी ये कहने लगी कि भैया राम तो सबके हैं, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का, तो आज तक राम सबके हैं। तो आपकी पार्टी के अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी जैसे, राम गोपाल यादव जी जैसे लोग कितनी बार रामलला के दर्शन करने के लिए गए? देखिए वो विषय अलग है। नहीं, विषय कैसे अलग है भाई? राम जी के आस्था, आज आप बात करी जा रही है कि परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे। यह कहा जा रहा है कि परशुराम जयंती पर हमने अवकाश घोषित किया था। आप ये आस्था से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं ना, और उठाना भी चाहिए भाई। ये उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जहां पर भगवान राम जी अवतरित हुए, जहां पर कृष्ण जी अवतरित हुए, और उस समय अगर डिवाइड नहीं हुआ था तो भगवान बुद्ध भी यहीं अवतरित हुए। 3 अवतार जहां पर भगवान विष्णु के हुए हैं, ऐसी जगह पर आपकी पार्टी के उच्च नेताओं में से कितने लोग कितनी बार गए, ये आपको आज गिनाना पड़ेगा। देखिए, जाना न जाना वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हिंदू और मुसलमान करके इस सत्ता में आना चाहती है। अभी पूर्व में हमारे वक्ता बोल रहे थे यादव जी, मैं उनकी पूर्ण बात से सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही। नहीं, राकेश जी तो अच्छे लगेंगे, राकेश जी से भी पूछूंगा मैं।
राकेश जी आपको अच्छे लगेंगे, पिछली बार भी अच्छे लगे थे। 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने के बाद वो आपकी साइकिल पर बैठ गए थे, पिछली साल भी आपको अच्छे लगे थे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो आपने कहा नहीं भाई हमारी साइकिल तो पंचर इन्हीं की वजह से हो गई, क्योंकि इनको हम ढो नहीं पाए। और हो सकता है कि चुनाव आते आते एक फिर से आप इनको बैठा लें। इनकी बातें तो अच्छी लगेंगी आपको, क्योंकि जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार से समर्थन वापस लिया था, पूरी की पूरी ब्रिगेड सुबह से शाम तक इनके तमाम प्रवक्ता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इनके सुबह से शाम तक झूठ बोलने पे लगे हुए हैं। मुझे केवल इन्हें चाहे किसी की हत्या हो, चाहे किसी को रोटी ना मिले, चाहे किसी का कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है उत्तर प्रदेश की सत्ता से ही केंद्र की कमाल की बात करते हो भाई संजीव चौधरी जी। आप सत्यनारायण की कथा के लिए आप राजनीति कर रहे हैं क्या? आपको भी, आप भी तो सत्ता में ही आने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। आप ऐसा थोड़ी ना है कि आप जीत के सत्यनारायण की कथा बांधते घूमेंगे भाई। राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक सत्ता के लिए ही होती है, चाहे राकेश जी हो, चाहे संजीव जी हो, आप हो, चाहे अभिनव जैन जी हो। तो हमने उसकी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी मांग पूरी करने का कार्य किया। युवाओं ने रोजगार मांगा तो रोजगार दिया, उनकी बात मानी। अगर किसी ने अपनी बात उठाई तो उसकी बात मानी गई हमारी सरकार में। लेकिन इनकी सरकार में क्या हो रहा है? इनकी सरकार में केवल और केवल एक ही कार्य हो रहा है कि यदि आप कोई चीज मांगोगे तो हम डंडा देंगे, कोई चीज का मांग करोगे तो हम आपके घरों पे बुलडोजर चलवा देंगे। इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर, ठीक है, बाकी सारे विषयों पर बात करने के लिए आपके पास तमाम तर्क हैं, लेकिन आस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर फिर समाजवादी पार्टी बात ना करे। वो ये ना करे फिर बात कि भगवान परशुराम की जन्म, जो उनकी जयंती होती है, जिस दिन अवतरण दिवस होता है, उस दिन हमने अवकाश घोषित करके एहसान कर दिया था। ये बात ना करे फिर वो राम की भी बात ना करे, फिर वो कृष्ण की बात ना करे। वो साफ कहे कि नहीं, इस मामले पर तो हम न्यूट्रल हैं एकदम। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि राम तो सबके हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप उस राम दरबार में सिर झुकाने के लिए कितनी बार गए। एक बात बताइए सर मुझे, हमारे गृह मंत्री जी का ये बयान क्या अच्छा है, शोभा देता है कि वो कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बनने देंगे अगर ये सत्ता में आए। ये कहाँ का बयान है? ये अच्छी बात है। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। मंदिर वहां बन रहा है, इनके द्वारा नहीं बन रहा। ठीक है संजीव चौधरी जी, मंदिर वहां पब्लिक के, ठीक है, आते हैं के अंदर आते हैं भाई, रुकना पड़ेगा। रोकिए भाई इनको, रोकिए इनको, है उसकी कुछ ना अगली बार में आते हैं। रोकिए इनको। विश्वनाथ कुमार जी, जब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अगर सरकार बदल गई, कोई भी आ गया, राकेश जी की पार्टी आ गई या संजीव चौधरी जी की पार्टी आ गई या बहन जी की, मायावती जी की सरकार आ गई, तो इस पर मामला रुक सकता है। क्योंकि जिस समय अभी चुनावी चंदे का एक मामला आया था, अगर कोई रोकना चाहे तो उस पर जांच की बात कह के कि नहीं, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो पाएगी तब तक काम ऐसे ही रुका रहेगा। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरीके की कोशिश हो सकती है क्या? देखिए पवन जी, कोशिश की जा सकती है लेकिन कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि हमारा देश आस्था का देश है। तो ऐसी प्रयास करना नुकसानदेह की संभावना बनेगी, क्योंकि जो परसेंटेज वाइज एक जनता का बहुमत है जिस तरफ, तो उस कारण से वो नुकसानदेह रहेगा, पहली बात तो। दूसरा, अगर वे ऐसा प्रयास करते हैं तो उससे नुकसान उन्हीं का संभावित है। और ये तीसरी बात अगर आती है रोक देंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के रूल्स के अनुसार, कोर्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, मैं आपकी दलील से सहमत हूं कि हमारे यहाँ संविधान चलता है, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था है। लेकिन जब फैसला आया उसके बाद विपक्ष के लोगों ने क्या नहीं कहा। जब रंजन गोगोई जी को वहां पर नामित किया गया राज्यसभा के लिए, तब आरोप लगे कि भैया नहीं, यही लालच था, और बीजेपी ने इसको मैनेज कराया। लोग ये दोनों तरीके से चलते हैं कि जब बीजेपी क्रेडिट लेना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आए तो नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो इस वजह से बना दिया क्योंकि उन्हें राज्यसभा, मतलब एक चीज पे रहिए ना, या तो बीजेपी ने मैनिपुलेट किया और या नहीं किया, एक चीज पे रहना पड़ेगा। दूसरी चीज यह बताया जा रहा है कि ठीक है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आस्था अगर वाकई इन लोगों के लिए, इन पार्टियों के लिए इतनी ज्यादा, भाई चलिए राकेश जी के पास कहने के लिए तो है कि हमने ताला खुलवाया था, बाकी पार्टियों के लिए मायावती जी आज किस मुंह से कहेंगी? कितनी बार गई वो? आज अयोध्या से जाके उनकी पार्टी का, अभी कोई हमारे पास प्रवक्ता नहीं है, जब जुड़ेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। उनके द्वारा कहा जा रहा है अयोध्या से जाके उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया। समाजवादी पार्टी भी अयोध्या को लेकर राम सबके हैं, तो क्या इन लोगों की एक बार भी वहां पर उपस्थिति दर्ज ना होना कुछ संशय पैदा नहीं कर रहा?
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भगवान सबके है, अपने अपनी आस्था है, मंदिर बहुत सारे हैं, कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई किसी मंदिर में जाता है, तो ताकि कोई इश्यू ना बने, मुद्दा ना बने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी एक अच्छे मजे हुए नेता हैं, अखिलेश यादव भी एक अच्छे सुलझे हुए नेता है, तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया होगा कि इश्यू ना बन जाए, क्योंकि अगर वो जाते तो इश्यू बनता, नहीं जाते तो इश्यू बन रहा है, तो वही बात है, कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे, बोलता है, तो कम से कम उन्होंने ऐसा प्रयास किया हो कि ना जाए और कोई मामला ना बने। ये उनकी सोच हो सकती है, और ये अच्छी बात भी है, कोई मामला ना बने देश में या प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम का माहौल ना बने, दंगा ना हो, अच्छा प्रयास भी किया हुआ उन्होंने, बहुत सारे मंदिर हो सकते वहां गए वो। ठीक है, राम जन्मभूमि, लेकिन बहुत सारे मंदिर और राम जन्मभूमि की शायद तुलना नहीं हो सकती। मंदिर एक अलग जगह चीज है, यही तो बात थी यहां पर कि वो जन्म स्थान है राम जी का, रामलला का जन्म स्थान है, इसी वजह से तो इतनी लड़ाई हुई। किसी और मंदिर के लिए कहां कौन इतना लड़ा, कहां सुप्रीम कोर्ट तक इतना मामला पहुंचा, तमाम इतने लाखों लोग बलिदान हो गए इस पर। राकेश सिंह यादव जी, भाई जिस समय राम भक्तों के ऊपर, जिनको कार सेवक कहा गया, उन पर गोली चलाई गई, बीजेपी ने समर्थन मुलायम सिंह जी से वापस ले लिया, तो उनकी सरकार बचाने का काम आपकी पार्टी की तरफ से उस वक्त किया गया था। पिछले बार 2017 के चुनाव की जब बात आई थी, तो उस वक्त भी शुरुआत में आपका नारा था 27 साल यूपी बिहार, लेकिन जैसे ही चुनावी वक्त और आगे बढ़ा, आप इन्हीं के साइकिल पे सवार हो गए। अगली बार भी इस बार भी यही हो सकता है कि कोई नई स्ट्रेटजी बन जाए। पिछली बार कहा गया था कि प्रशांत किशोर जी के इशारे पे हो गया, इस बार कोई और नया आपका समीकरण बन जाए, फिर आप इनके साथ हो जाओ। ऐसे में अगर यह आरोप लगाना कि दूसरी कोई दल की सरकार आ गई तो जांच के नाम पे या और किसी नाम पर इस पर ब्रेक लग गया, तो उनके आरोप में तो थोड़ी सी दम लगती है। आप क्या कहेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे राकेश जी? देखिए, ये गृह मंत्री का काल्पनिक प्रश्न है कि मंदिर का निर्माण रुक जाएगा। दूसरा सवाल जो आपका है कि मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो कार सेवकों द्वारा मस्जिद जो मकबरा था वो तोड़ा जा रहा था, तो कांग्रेस आज भी संविधान के साथ है। ये देश संविधान से चलता है। ये देश सिर्फ धार्मिक देश नहीं है, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो ये सिर्फ हिंदुओं की कंट्री है। इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, और हमारा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ा हुआ। संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी की हत्या हो रही है, किसी पे हमला हो रहा, कोई भी समुदाय कर रहा हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहां कानून अपना काम करता है। और अगर कानून के काम करने को आप बोलेंगे कि आपने गोलियां चलवाई थी, तो ये तो अन्याय होगा। इसका मतलब गुजरात में जो दंगे हुए उस समय पुलिस ने जो गोलियां चलाई थी वो अन्याय था क्या? दंगाइयों को रोकना था ना। मोदी जी तो खुद डिफाइन करते हैं कि मैंने ऐतिहासिक काम करा 2002 में। जब वो ऐतिहासिक हो सकता है, तो ये मुलायम सिंह जी ने जो काम करा वो ऐतिहासिक नहीं है, वो अन्याय हो गया। तो परिभाषा इस देश में नहीं चलेंगी। कानून का अगर पालन करना है तो संविधान का पालन करना पड़ेगा। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। आप अभी बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि फला आदमी मंदिर गया है नहीं, ये आप गए कि नहीं, आपने ताला खुलवाया था। अरे हर घर में पूजा होती है, हर घर में मंदिर है इस देश के। किसी के यहाँ, हिंदू के यहाँ मंदिर में पूजा होती है, मुसलमान के यहाँ नमाज होती है, सिख के यहाँ गुरुद्वारे में होती है, बोरो के यहाँ अलग होती है। तो ये तो विभिन्नताओं से बड़ा देश है। अब आप अगर बोलेंगे कि आप उस धार्मिक स्थल गए कि नहीं, काशी विश्वनाथ गए कि नहीं, फला जगह गए कि नहीं, तो आपने पहली बात तो इस देश के लिए किया क्या है वो बताना जरूरी है। कि आप सत्ता में हो 7 साल से, -23 GDP हो गई, देश बर्बाद हो गया, लाखों लोग मारे गए कोरोना में, आप नमस्ते ट्रम्प करते रहे, वो जवाब तो आपके पास है नहीं। कितने लोगों को रोजगार दिया, युवा मारे मारे फिर रहे हैं, उसका जवाब है नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं यूपी में सबसे बदहाल है। योगी जी को शर्म आना चाहिए कि 5 साल मुख्यमंत्री काल के निकाल दिए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, क्या बात? एक सिलेंडर नहीं ऑक्सीजन का गांव में। तो ऐसा मुख्यमंत्री जय श्री राम बोल के सत्ता में आएगा तो ये लोगों के लाशों के ढेर आगे भी लगते रहेंगे। ये देश आस्थाओं का देश है, लेकिन अंधविश्वासों का नहीं है। कहीं ना कहीं आम आदमी खड़ा होगा तो इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगा। और ये समझना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, या कोई भी सरकार हो, अगर वो जनहित का काम नहीं करेगी तो जनता एक दिन खड़े होकर उनको उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, ठीक है। अभिनव जैन जी, उनके सवाल का जवाब दीजिए और ये भी बताइए साथ में कि जो बार बार आरोप आप पर लग रहे हैं कि राम मंदिर के सहारे आप अपनी संभावित हार को टालना चाहते हैं, रामलला के सहारे आप चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं, कितना दम है इन आरोपों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चहुतरफा विकास किया है। उन्होंने अगर जो है राम मंदिर के लिए प्रयास किया है, अयोध्या के लिए प्रयास किया है, काशी विश्वनाथ के लिए प्रयास किया है, तो विकास की गंगा भी बही है। मैं अमित शाह जी की उस बात के ऊपर कहना चाहता हूं कि मन के अंदर क्यों नहीं
समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने प्रयास किया कि वहां पे अयोध्या मंदिर बने। कांग्रेस के टाइम में अगर किसी आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि साहब इसको जो है नहीं बनना चाहिए, तो वो थे कपिल सिब्बल, कांग्रेस के नेता। अगर किसी ने नारा दिया कि राम, जैसे भाजपा के ऊपर व्यंग किया समाजवादी पार्टी ने, हमेशा वो कहते रहे कि भाई आप कहते हैं रामलीला में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, ये कांग्रेस ने, ये तो सबने किया। सबने मैं खुद किया। पूछता था भाई कि तारीख तो बताओ। तो इसका अब आपको इसको जो है, जब भारतीय जनता पार्टी खुल के प्रयास किया है और वहां पे कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल, वातावरण बन गया कि आज वहां पे अयोध्या का डेवलपमेंट, विकास भी हो गया, मंदिर भी वहां बनने जा रहा है, तो आप इस बात के क्रेडिट या इस बात से आप चिढ़ क्यों रहे हैं? इस बात से क्यों चिढ़ रहे हैं? क्यों नहीं आपने जो 370 हटाने का काम किया? क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं किया? क्यों भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और उनका काम करने का तरीका जो है क्यों एक अलग तरीके से हटके है? जहां तक भाई साहब विकास की बातें कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 10,90,000 करोड़ से बढ़कर जीडीपी, अर्थव्यवस्था मात्र 4 वर्षों में 21,73,000 करोड़ रुपए हो गई। अगर आप विकास की बात करें, अगर आप सड़कों की बात करें, तो अभी गडकरी जी ने कहा 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ जो है वो सड़कों के विकास के ऊपर खर्च किया जाएगा। आप अगर पेरिफेरी की बात करें, ईस्टर्न पेरिफेरी, वेस्टर्न पेरिफेरी, एक्सप्रेसवे, अगर इस तरह की डेवलपमेंट कहीं देखी गई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसकी जो है सराहना की है। मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, महामारी के दौरान अन्य प्रदेशों से वापस आए 40 लाख कामगार, जब आपने सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्रमिकों को निकाल दिया था, आपने सड़क पे फेंक दिया था, उनको अपने घर पहुंचाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनका डाटाबेस बनाया गया है, उनको घर के ऊपर श्रमिकों को काम दिया गया है। अगर उनके किसी मान सम्मान की रक्षा करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। कहने को मेरे पास इतना कुछ है कि मैं आपको खुद बता सकता हूं। आपको जिस दिन उपलब्धियों की बात होगी, जिस दिन उपलब्धियों का एक हम प्रोग्राम रखेंगे, उस दिन आप सब लोग अपनी अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाइएगा। मैं अब जाना चाहूंगा संजीव चौधरी जी के पास। संजीव चौधरी जी, 1 मिनट में फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अभी जैन साहब आप इतना झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म भी नहीं आ रही? एक वो नाबालिग लड़की जो अपने बाप को लेके साइकिल से 400-500 किलोमीटर, जहां तक मुझे याद है, वो अपने बाप को लेके गई थी, और आप कह रहे हो कि हमने पहुंचाया? अरे शर्म करो। तो फिर माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे फिर मुसलमान तुम्हें सत्ता से भगाने वाले हैं। ये ध्यान रखना, ये इतनी इंटॉलरेंस सीख रहे हैं अभिनव जैन जी, बोलने दीजिए। हाँ, आप बहुत झूठ बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हो, सरेआम झूठ बोल रहे हो आप डिबेट पे बैठ के। आपने कहा पहुंचाया, किसको पहुंचाया? वो लड़की आपको याद नहीं है जो साइकिल पे लेकर अपने बाप को लेकर वो 500 किलोमीटर गई थी? वो नहीं पता था आपको? उसकी चर्चा नहीं की आपने? बताइए आप चैनल पे बैठ के। अरे भाई साहब, ऐसे आप अगर एपिसोड गिनाना चाहेंगे, ठीक है, नहीं आने दीजिए। अरे गिनाएंगे क्यों नहीं जब आप झूठ बोल रहे हैं? आपने क्या किया? लाखों आदमी कोरोना में मर गए, ऑक्सीजन था नहीं। ऑक्सीजन तुम्हारे जो ऑक्सीजन का पैसा तुम्हारी सरकार पी गई, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप इतना घबराइए मत, सरकार आपकी आप जा रही है, आप निश्चित तय कर लीजिए, आप कुछ भी करिए। अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। ठीक है, राम मंदिर का नाम लेना बंद कर दीजिए। राम मंदिर आप नहीं बना रहे, राम मंदिर बन रहा है, बनता रहेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, आप जबरदस्ती मत बोलिए कि रोकेंगे। ठीक है, निष्ठा और विश्वास ठीक है। राकेश जी, आपका 1 मिनट में फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, नीति आयोग केंद्र सरकार का है, उनने ये बताया है 2 दिन पहले कि 19 बड़े राज्य में सबसे घटिया हालत हेल्थ की अगर है 19वें नंबर पे तो वो यूपी है। और जिस राज्य की अगर हेल्थ ही खराब है तो वहाँ विकास की, अच्छाई की और कानून व्यवस्था की आप क्या उम्मीद करेंगे? जब व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता है तो चलेगा और दौड़ेगा कैसे तरक्की के रास्ते पे? नीति आयोग तो मोदी जी का, उन्होंने बोला कि योगी जी का राज्य सबसे घटिया राज्य है हेल्थ के मामले में, सबसे ज्यादा मौत है कोरोना में, और अन्य सारे जितनी भी बीमारियां हैं वो सबसे वर्स्ट हालत है। अब इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हीं की केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों बताया है कि योगी जी सबसे घटिया काम करा है उन्होंने, हेल्थ में 19वें नंबर पे यूपी है।
ठीक ये है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोदी जी का नीति आयोग बोल रहा है। ठीक है, लेकिन आपने राकेश जी, कल भी आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी बैठे हुए थे, उन्होंने यही बात उन्होंने कही थी। उन्होंने भी पूरी बात नहीं बताई, आपने भी पूरी बात नहीं बताई। नीति आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा सुधार भी उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए, सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में मेरी हुए। बात ये पूरा सुनिए, पूरा उत्तर प्रदेश सेंटेंस इतना ये बड़ा था। हाँ, आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दे। ठीक है। हाँ नीति आयोग ने ये तो बताया कि 19वें नंबर पे यूपी है, हाँ, वो थोड़ा बहुत सुधार हुए हैं। ठीक थोड़े है बहुत ना, नहीं, मान रहे जिन हैं, राज्यों में थोड़े जितने बहुत सुधार हुए हैं उनमें यूपी अरे तो सबसे पहले रेटिंग- नंबर पर है, ये भी एम्स बताया। दिए हैं, रेटिंग बढ़ 5 तो जाती एम्स ना। दिए आपको। अगर रेटिंग बढ़ जाती, रेटिंग उसकी 15 नंबर हो जाती, हाँ। 14 नंबर हो जाती, 1 नंबर हो जाती। हाँ। योगी जी को शर्म नहीं आती कि 19वें नंबर पे यूपी है और फिर भी वो तमगा लगा के घूम रहे हैं कि हमने हेल्थ में बहुत काम करा है। ठीक है। जो गंगा किनारे लाशों के ढेर थे, ठीक। वो सच था। ठीक ठीक बहुत मीडिया मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, छुपाया आगे आपकी गया, बात। लेकिन विश्वनाथ सच कुमार जी, यही है कि वो फाइनल लाशों कमेंट के ढेर आपका। थे। देखो, पुष्पराज जी की जो बात आई है, पहला जो हमारा सब्जेक्ट था कि वो एक प्रक्रिया छापेमारी की, लेकिन हम चाहेंगे कि इस तरह की प्रक्रिया कोविड के बाद हो, सरकार का कोविड पे ध्यान जाए, वो टीम वहाँ काम करे। अन्यथा ये आरोप तो लगेंगे कि जब सरकारी विभाग काम नहीं करते तो ये काम नहीं करते, जब काम करते तो ये एक्शन लेते हैं। तो आरोप, चूंकि राजनीति है, राजनीति के लोग राजनीति करेंगे, ये तो उसका विषय रुक के हो सकता है तो अच्छी बात है, और लेकिन उनकी जो सिस्टम में बहुत सारी कंपनियां हैं वो अलग बात है। दूसरा है कि मंदिर रुक जाएगा या ऐसी कोई स्थिति हो जाएगी, हमें नहीं लगता कि आने वाले समय मंदिर रुकेगा। मंदिर बनकर रहेगा और देश के जो आस्था के लोग हैं बहुत अच्छी संख्या है, वो मंदिर बनेगा और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, उंगली उठती रहेगी, भाई जांच एजेंसी ये पत्थर ऐसा आया था, पत्थर ऐसा नहीं आना चाहिए था, तो वो अलग विषय है। कुल मिला के मंदिर बनेगा और ये उस पर क्या चलती रहेगी। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इसके विषय में विशेष तौर रैलियां कम होनी चाहिए। कोविड फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो चुनाव भी स्थगित होने चाहिए। इस पर भी तो ध्यान दे सभी पार्टियां, जो ध्यान नहीं दे आज भी रही। डिजिटल रैली को लेकर बात हुई है कि डिजिटली रैलियां हों, और हो सकता है 5 तारीख को इस पर चुनाव आयोग कुछ कहे। संभव है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल लगता है लेकर आई जो है। कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे हुए, उसका क्या समाधान होगा? जब टीचर जाएंगे, जब ड्यूटी पे जाएंगे, क्या समाधान होगा? जी। वो तो डिजिटल नहीं हो सकते ना, ठीक। तो उस पर भी ध्यान जाना चाहिए सरकार का। हम ये जनता की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से। ठीक है, अभिनव जैन जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ विकास करके चारों तरफ अपनी किताब छापी है, चाहे वो आस्था का विषय हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर आपकी रिस्पेक्ट और आपके इमेज का विषय हो, चाहे वो विकास का विषय हो। इस समय चाइना सरकार भारतीय चले जनता गया पार्टी ने इन 4 सालों के अंदर पिछले 70 सालों के मुकाबले जितना भी फर्क और जितना भी डेवलपमेंट और विकास हो सकता था, वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। वो इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, वो सामने दिखाई दे रहा है। और आपकी सरकार, समाजवादी सरकार का मैं अगर बताना चाहूंगा, क्रिमिनल के अंदर तो इनके सुप्रीमो मुलायम सिंह जी का एक था कि साहब लड़कियों के साथ तो हो जाता है, और लड़के जब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत काम लड़कियों के साथ कर देते हैं। इस तरह की मानसिकता इनके सुप्रीमो की थी। इन लोगों की तरफ से ये रहा कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जाए, मोदी चलिए, वैक्सीनेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का आर्या न्यूज पर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आपने अभिनव जैन जी कहा कि 70 साल में आप अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का भी कुछ हिस्सा गिन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 70 साल के आंकड़े में कुछ सुधार करना चाहिए आपको। लेकिन अभी जो पूरा रस्साकसी का दौर चल रहा है, राम मंदिर, इसका जिक्र आ गया, जिन्ना की शुरुआत अखिलेश यादव जी ने की, अब रेड वाला मामला चल रहा है, धड़ाधड़ एक के बाद एक जगहों पर रेड पड़ रही है। कन्नौज में अखिलेश यादव जी के करीब पर पड़ी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी रेड जारी है। अब ये रेड से पश्चिम बंगाल में जो मोटिव निकल कर आया, निचोड़ निकल कर आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। जनता की सिंपैथी वो हासिल हुई थी कि बीजेपी जो है वो अपनी मसल पावर दिखा रही है। जनता ने कुछ हद तक विपक्ष में वोट किया था। उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज।